देखिए, आज बताएँगे T3 और T4 के बारे में। TSH तो पिछले क्लास में चल गया है, पार्ट 2 में आप लोग देख लीजिए, वैसे यूट्यूब पे मैंने पोस्ट कर दिया है। जो लोग नहीं किए हैं क्लास वो लोग जाके देख लीजिएगा, उनको समझ में आ जाएगा। कोई डाउट होगा तो मुझे मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है? तो T3 और TSH तो मैंने बता दिया, T3 और T4 बचा हुआ था, जो क्या होता है, इसका नॉर्मल क्या होता है, कैसे वर्क करता है, बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यही मैं आज क्लास में बताऊँगा, ठीक है? तो देखिए टीएसएच का फुल फॉर्म नॉर्मली थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, मोस्ट कॉमन फुल फॉर्म है, ये बहुत सिंपल सा है, ठीक है ना? तो आज T3 और T4 के बारे में बात करेंगे। देखिए टॉपिक हमारा है थायराइड फंक्शन टेस्ट पार्ट 3 और थायराइड ग्लैंड हार्मोन्स जो हमारा T3 T4 हार्मोन रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है? तो मेजर हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड्स इज थायरोक्सिन T4 बिकॉज इट कंटेन्स 4 आयोडीन एटम्स। देखिए आपका जो T4 होता है वो 4 आयोडीन एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है? ये आपको गवर्नमेंट एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए इसको अभी क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना? आपका जो T4 होता है 4 आयोडीन एटम से मिलकर बना होता है और उसमें से एक आइटम हटा दीजिएगा तो वो T3 हो जाएगा, ठीक है? इसलिए गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ इंटरव्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए नोट्स देखिए ये बात तो कहीं नहीं लिखा हुआ है जो 4 आइटम से मिलकर बना हुआ है T3, लेकिन बस मैंने T4 बता दिया और उसको क्लास में मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। जो T3 जो है वो 3 आइटम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है? किसके आइटम से? तो आयोडीन के आइटम से। समझ गए? क्लियर हो गया? अब देखिए T4 इज कन्वर्टेड टू T3। देखिए हमारा T4 ही कन्वर्टेड होता है T3 में, जब उसको एक उसमें से एक आइटम हटा दीजिएगा, एक आइटम हटा दीजिएगा उसमें से आयोडीन का तो वो T3 बन जाता है। ये भी क्लियर हो गया आपका, ठीक है? T3 एंड T4 हार्मोन्स इज कंट्रोल बाय TSH, एकदम प्रॉपर तरीके से और एकदम अच्छे से समझिए। देखिए आपका T3 और T4 हार्मोन्स जो कंट्रोल करता है वो हमारा TSH करता है, ठीक है? TSH जो हमारा है T3 और T4 दो हार्मोन को कंट्रोल करता है, ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है? इसलिए इसको भी याद कर लीजिएगा। द अमाउंट ऑफ TSH दैट पिट्यूटरी सेंड इनटू द ब्लड स्ट्रीम डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ T4। देखिए आपके ब्लड में कितना पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस हो रहा है, कितना बन रहा है ब्लड स्ट्रीम में, वो आपका डिपेंड करता है T4 में, ठीक है? ये भी आप समझ गए। देखिए अब देखिए इन सम केसेज T4 लेवल इज, ठीक है? बीच बीच में ज्वाइन ले लेते हैं ना तो बहुत दिक्कत आ जाती है। चलिए ठीक है, तो देखिए आपका जो होता है कुछ ऐसा रेयर केस आता है जिसमें T4 का लेवल नॉर्मल रहता है, ठीक है? लेकिन T3 थोड़ा सा ये हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, ठीक है ना? तो उसमें उस केसेज में क्या उसको क्या कहेंगे, मान लीजिए उसको बोलेंगे हाइपोथायरायडिज्म, ठीक है? ये भी क्लियर आपका हो गया। अब चलते हैं फंक्शन में। इतना बात समझ गए T3 T4 क्या होता है, कितने आइटम से मिलके बना होता है, TSH का फुल फॉर्म भी आपको याद हो गया होगा, ठीक है? कौन सा एक आइटम हटा देंगे तो T3 बन जाएगा, ठीक है? और कौन सा आइटम प्रेजेंट रहता है तो आयोडीन आइटम प्रेजेंट रहता है इसमें थायराइड में। ये भी क्लियर हो गया आपका। अब चलते हैं इसका फंक्शन क्या है, T3 और T4 का फंक्शन क्या है, काम क्या है इसका? तो देखिए मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को भी कंट्रोल करके रखता है प्रॉपर तरीके से, फिजिकल डेवलपमेंट भी करता है हमारा T3 और T4। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, हमारा जो हार्मोन है बहुत इसका अच्छा रोल है हमारे बॉडी में, ठीक है? जब किसी को मतलब बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम आता है, पेशेंट को सूजन आ जाता है बॉडी में, उसको चक्कर आता है, वो टेंशन में रहता है पेशेंट, ठीक है? बहुत सारा फीवर भी आता है, वीकनेस रहता है, उसको अच्छे से दिखता नहीं है, बहुत सारा ऐसा रीजन है, कोई एक रीजन नहीं है इसका मतलब बढ़ने का, ठीक है ना? और देखिए ब्रेन डेवलपमेंट में भी हमारा इसका रोल है, ठीक है? हेल्प द लीवर फंक्शन प्रॉपरली, ये हमारे लीवर फंक्शन को भी प्रॉपरली तरीके से ये करके रखता है, गाइड करके रखता है, ठीक है? हेल्प द मसल्स फंक्शन प्रॉपरली, मसल का भी फंक्शन ये जो है प्रॉपरली ये क्लियर करके रखता है, ठीक है? हेल्प्स टू हार्ट फंक्शन प्रॉपरली, ये हार्ट से भी रिलेटेड है, ठीक है? हार्ट का भी फंक्शन ये करके गाइड करके रखता है, इसीलिए आपका T3 T4 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है। इसलिए किसी को थोड़ा बहुत ही प्रॉब्लम लगे तो लगभग कोई ज़्यादा चार्ज नहीं लगता, आप लोगों को लगभग 120 रुपया लगेगा इस टेस्ट कराने के लिए, ठीक है? सिर्फ आप लोगों को 120 रुपया लगेगा, वैसे पेशेंट जाएगा कराने तो उसको 900 से 1000 रुपया लगेगा, ठीक है? लेकिन आप लोगों को 120 रुपया लगेगा, लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा समझदार है, ठीक है, ज़्यादा वो है तो आप लोगों को लगभग 40-50 रुपया में भी हो जाएगा, ठीक है? वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट में कुछ का हो जाता है, ठीक है ना? तो ये एक सिंपल सा एकदम छोटा सा और कुछ अमाउंट में इसका पैसा लगता है, लेकिन पेशेंट से 1000 रुपया लिया जाता है इस टेस्ट का, T3 और T4 और TSH का। हर जगह अलग अलग, किसी जगह 700 800 900 ऐसे लिया जाता है, लेकिन अगर आप लोगों का मन होगा, कोई प्रॉब्लम वगैरह होता होगा किसी फैमिली मेंबर्स को, तो आप लोग इतना पैसा नहीं दीजिएगा, आप लोग लैब रेट में 120 रुपया में करा लीजिएगा या फिर 80-90 में करा लीजिएगा, ठीक है? तो एक ये भी इम्पोर्टेंट बात थी।
देखिए T3T4 TS ये प्रेगनेंसी में भी काम देता है। अगर मान लीजिए कोई फीमेल कंसीव की है, ठीक है, 2-3-4 महीने हो गया कंसीव किए, तो उसका सबसे पहले एएनसी प्रोफाइल करवाना चाहिए। एएनसी प्रोफाइल में कौन कौन सा टेस्ट आता है वो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो एएनसी प्रोफाइल में भी थायराइड भी आता है, लेकिन उसमें सिर्फ टीएसएच रहता है, लेकिन थायराइड प्रोफाइल भी आप लोग करवा दीजिएगा तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये समझ गए। अब समझते हैं इंक्रीज लेवल ऑफ T3 और T4। मतलब T3 T4 बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, मतलब हमारे बॉडी में। देखिए, आपको ग्रेव डिजीज हो सकता है, हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है, ठीक है, थायरोइडिस हो सकता है। यही हमारा कुछ डिजीज है जो आपका T3 T4 बढ़ने के बाद हो सकता है। ज़्यादा लेवल में बढ़ जाता है तो हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज अगर थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है ना, तो मेडिसिन से लगभग 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना में ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ पेशेंट को देखा गया है जो मतलब मेडिसिन ले रहा, हाई एमजी का मेडिसिन ले रहा है वो, ठीक है, फिर भी मतलब उसको 1 साल से मतलब थायराइड उसका मतलब नॉर्मल नहीं हो रहा है, ठीक, एबनॉर्मल ही है। तो कुछ पेशेंट ऐसा होता है जिसका थोड़ा बहुत हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस सही से नहीं हो पाता है, इसके कारण से इश्यूज आती है थोड़ा बहुत। लेकिन पता है ये थोड़ा आगे पीछे हो जाता है ना, बहुत मतलब पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। इसलिए हमारे बॉडी में इसका बहुत बड़ा रोल है, T3 T4 और TSH का। तीनों अलग अलग टेस्ट है, ठीक है। आप समझते हैं अगर आपका T3 T4 घट जाए तो ऐसा रेयर केस में होता है, लेकिन अगर किसी का T3 T4 कम है तो उसको क्या मतलब कौन सा बीमारी हो जाएगा, कौन सा प्रॉब्लम आएगा, तो इसको पिट्यूटरी एबनॉर्मलिटी हो जाएगी। पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना, उसमें इसको कोई प्रॉब्लम रहती है, उसी के कारण से T3 T4 हार्मोन जो है वो डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है। ये समझ गए आप। और क्या चीज़ में होता है, हश्मोटो डिजीज जो होता है उस केसेज में भी T3 T4 का लेवल घट जाता है। ये समझ गए। और ये सब आप समझ गए ना। इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है इसका नॉर्मल रेंज। नॉर्मल रेंज एग्जाम में बहुत पूछता है और बहुत लोग गलती भी करते हैं एग्जाम में। कब गलती करते हैं मैं बताता हूँ। देखिए, वैसे जो है T4 का जो नॉर्मल रेंज होता है 4 से 13 होता है, ठीक है। 4 से 13 नॉर्मली इसका T4 का होता है, समझ गए। और T3 का होता है 70 से 200। T3 का 4 से 13 और T3 का 70 से 200, ठीक है। ये समझ गया। और इसका यूनिट देखिए mcg/dl, और इसका क्या है T3 का ng/dl। और आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, देखिए मैंने आपको भेज दिया था। mcg/dl का मतलब होता है माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है, mcg/dl का। तो इसका यूनिट का फुल फॉर्म भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी याद कर लीजिएगा। और ng/dl का मतलब होता है नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर, ठीक है। तो कुछ लोग यूनिट नहीं देखते हैं, फटाक से वो ऑप्शन में टिक लगा देते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन में आपको दूसरा यूनिट देखने को मिले तो उसमें टिक नहीं लगाइएगा। नन ऑफ दीज में अगर ऑप्शन मिले तो उसमें लगा लीजिएगा। भले ही आपका 4 से 13 ही रहे, mcg/dl नहीं रहेगा तो आप उसमें टिक नहीं लगाइएगा, समझ गए ना। इसीलिए ऑप्शन में यूनिट भी देख लीजिएगा पहले। देखिए, कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले क्या कीजिएगा, जैसे एक क्वेश्चन हम बना रहे हैं तो उसमें 4 ऑप्शन रहता है। 4 ऑप्शन में से क्या कीजिए, आप सबसे पहले 4 ऑप्शन रहता है उसमें से चारों ऑप्शन को पहले पढ़ लीजिए। पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद चारों ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया हुआ है। उसमें से जो गलत ऑप्शन दिया है उसको छांट दीजिए, पहले उसको अलग कर दीजिए। और जो सही वाला रहता है, मान लीजिए 4 रहता है और मतलब उसमें से 2 गलत लग रहा है, 2 लग रहा है, जो दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो उसको क्या कीजिए, 2 आपका बच गया, 2 में आपका जो सबसे करीब लगता है भाई, जो ये हो सकता है लगभग उस पर ज़्यादा चांस बन रहा है, उसमें आप लोग टिक लगाइएगा, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन जो आएगा उस पर कर लीजिएगा और कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन मारिएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन का आंसर आप लोग को नहीं मालूम होगा, जैसे आप एग्जाम कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आएगा वो क्वेश्चन का आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है, उसको तुक्का मार देना। तुक्का कैसे मारना है, तुक्का मारने का एक सबसे बेस्ट ट्रिक है, जो अगर मान लीजिए आप लगभग ये मतलब ट्राई करके आप देख लीजिएगा, मतलब लगभग 20 क्वेश्चन ले लीजिएगा और 20 क्वेश्चन में तुक्का मारिएगा। और तुक्का में क्या मारना है आपको, बी ऑप्शन या फिर सी ऑप्शन, दोनों में से एक ऑप्शन मारना है। और एक को ही मारना है, मतलब ऐसा नहीं जो बी सी डी ए ऐसे मार रहे हैं, तुक्का ऐसे मारिएगा तो आपका एक भी सही नहीं होगा। आप लोग देखिएगा ज्यादातर का ऑप्शन का आंसर बी एंड सी रहता है। मेरा भी क्वेश्चन मैं भी देता हूँ ना आप लोगों को एमसीक्यू, उसमें भी देखिएगा बी एंड सी रहता है ज्यादातर का आंसर, ठीक है। यानी कि लगभग मोस्ट ऑफ यानी कि 60% का आंसर रहता है बी एंड सी। इसीलिए आप लोग क्या कीजिएगा, जैसे तुक्का मारने से मान लीजिए 70 क्वेश्चन आपका बन गया, ठीक है, 7 बन गया और 40 बचा हुआ है, तो 40 को तुक्का मार लीजिए, छोड़ना नहीं है। और तुक्का वैसा नहीं जो ए बी सी डी करके मार रहे हैं, किसी का ए, किसी का बी, किसी का सी, किसी का टी, ठीक है, ऐसे नहीं मारना है आपको। आपको क्या करना है, प्रॉपरली तुक्का मारना है। क्या करना है, बी को या फिर सी को, और एक लाइन से बी को ही ये करना है, उसे